आज के करंट अफेयर्स 27 अक्टूबर 2020 के सबसे पहला करंट अफेयर और एक्चुअली जिसे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है वो है इंडिया और यूएसए एक फाइनल ताक, मतलब अमेरिका किसी को भी अपना एलाई बनाता है ना, किसी को भी अपना फ्रेंड नेशन बनाता है, उसके साथ 3 टाइप के एग्रीमेंट जरूर करता है। ठीक है, पहला एग्रीमेंट 2002 में साइन हो गया था जो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट था। ये मैं क्या है मैं सारे बताता हूँ। सॉरी, 4 एग्रीमेंट साइन करता है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लिमाओ जिसे कहते हैं, और फिर कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉमकासा। ये सारे एग्रीमेंट्स हैं क्या? देखो, आजकल का जो चेंजिंग सिनेरियो है इसमें सबसे पहले जो चीज दिखती है, चाइना के कारण इंडिया और यूएसए एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से चाइना की तरफ से पुश है जो हम कंट्रीज को पास लेके आ रही है। तो जब अमेरिका के साथ, मतलब जितनी भी अमेरिका की लाइड कंट्रीज हैं, जो नेटो हो गया, ये सारे हो गए जो एक साथ वॉर पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए तुम्हें कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि कॉमन मैप्स हो गए, एक दूसरे के तुम पोर्ट्स पे रीफिलिंग कर पाओ। ठीक है, अगर तुमने पेट्रोलिंग लंबी करनी है तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी नेवी जहां तक जा सकती है वहीं तक जाकर फिर वापस आना पड़े। अगर तुम्हारे कहीं अलाइड ग्रुप है उसके पास जाके तुम रीफिलिंग करवाओ और आगे भी पेट्रोलिंग कंटिन्यू करते रहो। उसके बाद ये सारे एग्रीमेंट्स इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट बेसिकली मिलिट्री कोऑर्डिनेशन यूएसए और इंडिया के बीच में बढ़ाने के लिए था। 2002 में जो सबसे पहला एग्रीमेंट किया गया, इसमें कुछ सब्सटैंशियल नहीं था, बस दोनों कंट्रीज ने ये बात की कि हम अपनी मिलिट्रीज में, अपनी एयरफोर्स में, अपनी नेवीज में कोऑर्डिनेशन और बढ़ाएंगे। तो हम और बेटर एक्सरसाइजेस करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ सकती है, इसका रोड मैप चार्ट आउट करेंगे। इसके चलते हुए 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हुए वो इसके चलते हुए हुए हैं। तो 3 एग्रीमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला हुआ आपका लिमोआ, LEMOA, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट, लिमोआ। लिमोआ एग्रीमेंट क्या कहता है कि देखो, इसका इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है, यूएसए को फायदा है, पर उससे ज्यादा फायदा इंडिया को। अमेरिका के अगर तुम मिलिट्री बेसिस और नेवी बेसिस देखोगे वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया पे उन्होंने फैलाए हुए हैं ना। लिमोआ में क्या होता है? ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हम जिसके साथ भी साइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारी कोई नेवी कहीं ट्रैवल कर रही है, हम इनके पोर्ट पे रुक के एक तो रेस्ट कर सकते हैं, वहां से रीफिल कर सकते हैं खाने का सामान भी, फ्यूल भी, सब कुछ, और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रह सकते हैं। वैसे ही अमेरिका हमारे पोर्ट्स पे आके अपनी शिप्स को रीफिल करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो एक तो जब तुम एक दूसरे के पोर्ट्स विजिट करने लग जाते हो, ये ऐसे आर्म पोर्ट्स तो होते नहीं है। ठीक है, नेवी के अगर तुम्हारे वॉर शिप्स जा रही हैं आर्म पोर्ट्स में नहीं जाती होती, ये नेवल बेस के अंदर ही जाती हैं। एक दूसरे के नेवल बेस में एंट्रीज तभी मिलती हैं जब तुम अलाइड नेशंस हो, जब तुम्हारी सोच मिलती है, तुम्हारी डायरेक्शन मिलती है, और वो यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक है, इसका फायदा, मतलब ये सिर्फ हमने यूएसए वन ऑफ द कंट्रीज है जिसके साथ हमने साइन किया है, ये हम किसी ना किसी करंट अफेयर में पढ़ेंगे जब इस एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। हमने ये एग्रीमेंट यूएसए से भी किया हुआ है, यूके से भी किया हुआ है, फ्रांस से भी किया हुआ है, सिंगापुर से भी किया हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द नेमिंग कंट्रीज जो अभी मेरे बैक ऑफ द माइंड आ रही है, इन सब के साथ तो साइन किया हुआ है। इससे भी बढ़ के कई कंट्रीज के साथ किया हुआ है। ऐसे में ना फिर पेपर में क्वेश्चन आता हुआ होता है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ साइन किया हुआ है? रशिया के साथ भी कर लिया, रशिया नहीं, रशिया के साथ अभी नहीं किया, ये अंडर नेगोशिएशन है। सॉरी, रशिया के साथ, जापान के साथ कर लिया, लास्ट डेवलपमेंट जापान के साथ हुई है, रशिया के साथ अभी नेगोशिएशन में है। ठीक है, तो मेजर कंट्रीज में मतलब रशिया रहता है, चाइना के साथ हमने करना नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस।
ठीक है, तो बाकियों के साथ हम करते जा रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है शायद, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं लिखूंगा नहीं उसका नाम। तो वो किसी न किसी करंट अफेयर में कवर्ड है, पिछली किसी मैगजीन में, शायद जून ऑनवर्ड्स ही, मतलब जो इस साल हमने पढ़नी है उन्हीं में किसी में कवर्ड है, तो हम उन्हें पढ़ लेंगे वहाँ पे। ठीक है, कौन सी कंट्रीज हो चुकी हैं वो वहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। देखो, वॉरफेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मानी गई है ना हमेशा, वो मानी गई है कम्युनिकेशन। जापान के वर्ल्ड वॉर 2 हारने का एक्चुअली सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि उनकी जो कम्युनिकेशन थी ना वो सेफ चैनल से नहीं थी। अमेरिका को पहले ही पता चलने लग गया था कि कहाँ अटैक होने वाला है, वो पहले ही वहां पे प्रिपेयर करके बैठे होते थे, जिसके कारण एक्चुअली जापान हारा। नहीं तो जापान उस टाइम यूएसए से ज्यादा ताकतवर देश था, उसे हराना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसीलिए सिर्फ एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कारण पूरी की पूरी ग्रेट पावर, पैसिफिक ओशन की सबसे ग्रेट पावर हार गई। क्योंकि आपके अगर जापान का आप मैप देखोगे, जापान ने जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मैप बनाया था, उसने चाइना पे भी कब्जा कर लिया था, तुम्हारे ये वियतनाम, नीचे सिंगापुर, फिर इंडोनेशिया, इस बॉर्डर तक वो पहुंच गया था। ये पूरी जो पैसिफिक ओशन की बेल्ट है ऊपर से लेके नीचे तक, ये जापान बन गई थी। तो बहुत ही पावरफुल नेशन बन गया था, पर एक छोटे से ब्लंडर ने वॉर हरा दी। तो सबसे ज्यादा जरूरी मॉडर्न टाइम पे देखो, वर्ल्ड वॉर्स और हर चीज में रियलाइज क्या हुआ कि कम्युनिकेशन एक तो सिक्योर्ड होना चाहिए, दूसरा सिक्योरिटी में भी जो आपके एलाइड कंट्रीज है ना उनके साथ आप आसानी से कोऑर्डिनेशन कर पाओ। तो होता क्या है, जितने भी आपके एयरक्राफ्ट या कुछ भी हैं उनके अंदर कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम लगाओ, ताकि जब तुम आपस में इंटरफेयर, मतलब आपस में बात कर रहे हो, लेट्स सपोज जैसे यूएसए और इंडिया के फाइटर जेट्स एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, वो उन प्लेन्स में स्पेशल उस टाइम कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम फिट किया जाता है, ताकि जब वो दोनों कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की चीज समझ आ रही होगी, पर कोई तीसरा उनका मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, उसके लिए वो मैसेज, क्या वर्ड यूज किया जाता है, मैसेजेस कोई थर्ड पर्सन ना पढ़ सके उसे क्या कहते हैं, एनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड। व्हाट्सएप के ऊपर लिखा आता है ना, दिस मैसेज इज टू वे इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्शन होती क्या है? इनक्रिप्शन होता है कि एक साइड से मैसेज जो दूसरी साइड जा रहा है, इसके बीच में ये मैसेज कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होता। एक की यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एक की यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। इस मैसेज को पढ़ने के लिए आपको ये चाबी चाहिए, मतलब ये डिजिटल की है, ये तभी पढ़ी जा सकती है। लेट्स सपोज जो आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, एक साइड से आपका व्हाट्सएप मैसेज गया, आपने कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे बिल्कुल ही वर्ड्स शफल होके कुछ भी बना होगा, तो बीच में से कोई पढ़ने की कोशिश करेगा उसे नहीं समझ आएगा कि क्या। पर दूसरी साइड वो सेम की जनरेट हो चुकी होती है, क्योंकि तुम इस डायरेक्शन में मैसेज भेज रहे हो, वो पढ़ पाएगा और तुम पढ़ पाओगे। ये होती है इंक्रिप्शन। ठीक है, ये 100% प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता, पर ये सेफ है, मतलब कोई आम इंसान नहीं इसे हैक कर सकता। इसे बहुत ही हाई डिग्री की आपको मास्टरी चाहिए अगर इन्हें तुमने डीक्रिप्ट करना। डीक्रिप्ट होता है कि इस मैसेज को खोलना है, तो बहुत ही हाई लेवल की मास्टरी चाहिए। इसके भी मॉडर्न टाइम में सोल्यूशन आते जा रहे हैं। सोल्यूशन, वन ऑफ दी जो लीडिंग कंट्रीज है, ये जो मतलब मैसेज ऐसा नहीं है कि बीच में से पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा जा सकता, उसका भी एक सोल्यूशन निकल के आ रहा है, पर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा कौन सा देश उसका सोल्यूशन इस टाइम यूज कर रहा है, पता ही चल गया होगा, चाइना। एक आपका सब्जेक्ट होता है क्वांटम फिजिक्स का, सुना है क्वांटम फिजिक्स? क्वांटम होते क्या है? क्वांटम होते क्या है? किस चीज के पार्टिकल?
क्वांटम पार्टिकल्स का मतलब है आपके लाइट के पार्टिकल। मतलब जो आपकी सनलाइट है, कुछ भी लाइट है ना, वो क्वांटम में ट्रैवल करती है, क्वांटम उसका सोर्स होता है। ठीक है। चाइना अब जो कम्युनिकेशन लाइंस बिठा रहा है उसके अंदर ऐसे केबल होंगी, इसमें लाइट के थ्रू मैसेज ट्रैवल करवाया जाएगा, मतलब लाइट को पास करवाया जाएगा। अब लाइट के एडवांटेज क्या है कि लेट्स सपोज तुम कोशिश करते हो कि तुम यहां से बीच में से मैसेज पढ़ लो, पर यहाँ पे जब तुम बीच में मैसेज पढ़ने की कोशिश करोगे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है अगले करंट अफेयर से समझ लेना, एक बस करंट अफेयर की पेशेंस रखना, अगले करंट अफेयर से समझ आने लग जाएगा अगर बीच में ये समझ नहीं भी आ रहा। अगर देखो अब लाइट का क्या है, एक तार में से मैं लाइट पास करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ट्यूब इमेजिन कर लो जिसमें से मैं लाइट पास करवा रहा हूँ। अगर मैं उस ट्यूब को पंक्चर करूंगा, मतलब हैकिंग का मतलब यही है ना, मैं उस ट्यूब को पंक्चर कर रहा हूँ, कोई कनेक्शन तो जोड़ना पड़ेगा ना उसके बीच में। अगर उसके बीच में पंक्चर होता है कोई भी, तो क्या मेरा मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में वैसे भी बचेगा? वो नो लाइट सर। ना, लाइट सोर्स ही लाइट सोर्स के मैसेज को खराब कर देगा। तो इस कारण ये मैसेज को सबसे सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन बनने वाला है ये फ्यूचर। अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है चाइना में भी, ठीक है, पर चाइना इसे बहुत ही लीड कर रहा है, तो मे बी फ्यूचर में और चीजें पॉसिबल हो। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट एग्रीमेंट जो अभी हम साइन करने वाले हैं इसे कहते हैं बीका, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। ये इंडिया और यूएसए के बीच में अभी आपकी 2+2 मीटिंग्स आज शुरू हो रही है, तो आज ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा बीका। बीका एग्रीमेंट कहता क्या है? बीका जियो स्पेशियल। अब जियो स्पेशियल होता क्या है? वर्ड सुना है जियो स्पेशियल कभी? हाँ, सर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया का डाटा। बिल्कुल, जोग्राफिकल डेटा। तो इसमें आप मैप्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपके नेवल रूट्स की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ शेयर करते हैं। तो इससे आपकी जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब आपके आसपास की ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, वो ज्यादा बेटर क्लैरिटी से पता चलती है। देखो अगर आपकी आर्म्ड फोर्सेस ये पता लगा पाए कि टेरेन क्या है, उसमें प्लान आउट करना भी ज्यादा बेटर होगा। तो अमेरिका के पास ऑब्वियसली क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है, उसके पास मैप्स भी ज़्यादा बेटर है, तो इंडिया को इसका भी फायदा होगा। ठीक है, हमें भी शेयर करने पड़ेंगे, पर अमेरिकन सैटेलाइट्स थोड़ी सी हमसे ज़्यादा एडवांस है, अमेरिका के पास मैप्स हमसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कौन सी नेवी है? ब्लू वाटर नेवी है, तो उनके पास पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, अगला करंट अफेयर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, INCOIS। अब ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती क्या है? देखो ये जो सेंटर है ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए और लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो ये जो सेंटर है इसका काम क्या है कि आसपास जितना इंडियन ओशन, इंडिया के आसपास का जितना रीजन है, इसे लगातार थ्रेट्स के लिए स्टडी करते रहना, मतलब थ्रेट्स इन द सेंस कि जैसे सुनामी आने वाली है या नहीं आने वाली, या कहीं पे बहुत ज्यादा वाटर हीटिंग तो नहीं हो रही, कुछ भी ऐसा। दूसरा, आपकी जो फिशिंग कम्युनिटीज है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपके जितने मछुआरे हैं ना उनके लिए स्पेशल ना डिवाइस आती है, फिशिंग डिवाइस आती है। कहाँ आज सबसे अच्छी मछलियां मिलेंगी ये कैसे पता चलेगा? मछुआरे को तो कैसे पता चलेगा? तो ये क्या है, इन्होंने ओशन के अंदर रिसर्च और आपके ऊपर सैटेलाइट की रिसर्च
दोनों का डेटा यूज करते रहते हैं लगातार। जहां पे सबसे ज्यादा कंडक्टिव ग्राउंड्स बन रहे होते हैं कि यहाँ पे फिशेस होने के सबसे ज्यादा चांस है, वहां पे वो उनका मतलब ओशन का एक तरह से जीपीएस है, वो वहां पे शो होने लग जाता है कि यहाँ पे आज फिशेस सबसे ज्यादा हो सकती है। तो तुम्हें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम डायरेक्टली उस एरिया में जाके ही फिशिंग करो। ठीक है, तो वो ये सेंटर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपके 2004 में अगर आपको याद हो, इंडिया में सुनामी आई थी, साउथ इंडिया में सुनामी आई थी, साउथ थोड़ा सा साउथ इंडिया और आपके अंडमान और निकोबार काफी इफेक्ट हुए थे। बेसिकली इंडोनेशिया में सुनामी आई थी, उसका असर पर इंडिया तक भी पहुंचा था। अब आगे बढ़ने से पहले सुनामी होती क्या है, अगर मैं आपको बोलूं सुनामी होती क्या है? हाँ जी, सुनामी क्या होती है? सर किसी भी जियोग्राफिक इफेक्ट लाइक वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक के कारण बड़ी बड़ी पानी की वेव्स। किसी और कारण नहीं, सिर्फ एक जो मेन कारण बनता है वो होता है कि किसी तरीके से अगर अर्थक्वेक आए। अंडर ओशन अर्थक्वेक्स के कारण होता है। बिल्कुल, अर्थक्वेक आए जो पानी ओशन के अंदर आ रहा है। होता क्या है, अगर अर्थक्वेक आपका लेट्स सपोज आ रहा है, तो कई बार प्लेट्स का मोशन कैसे होता है, ये ओशन के अंदर सरफेस जो है ना एक बार ओपन हो जाती है, एक बार मोशन पीछे को हुआ, सरफेस ओपन होगी। पानी एक ऐसी चीज है जहां पे भी उसे गैप दिखता है, वो क्या करता है, उसे भाग के उसे फिल करने की कोशिश करता है। तो समुंदर का पानी, समुंदर के अंदर जैसे ही गैप क्रिएट हुआ, इस गैप के अंदर पानी जाने लगा। और ये ऐसे छोटा मोटा गैप तो होता नहीं, किलोमीटर में फैला होता है। फिर क्या होगा, अर्थक्वेक की अगली वेव आएगी, ये फिर बंद होने लग जाएगा, मतलब दोनों साइड से सरफेस हिल रही होती है ना। ठीक है, ये गैप फिर से बंद होगा। अगर आपके पास एक प्लास्टिक की पानी की बोतल है, ढक्कन खुला हुआ है, उसे आप ऐसे करके दबाओ, क्या होता है, पानी उछल के बाहर आता है ना। वही इस पानी के साथ होता है, ये उछल के बाहर आता है। ये जब उछल के बाहर आया, ये वेव्स बन के धीरे धीरे, मतलब ये सेंटर पॉइंट लगा लो, धीरे धीरे ये दूर तक फैलता जाता है। और जितना ये समुंदर मतलब कोस्ट के आपके पास आता रहेगा, ये आपके बीच का एरिया इमेजिन करते हैं, पानी भर देते हैं, यहाँ पे जितनी डेप्थ कम होती जाएगी उतनी इसकी हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, जितनी इसकी डेप्थ कम होती जाएगी उतनी इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी किसी डायरेक्शन में तो रिलीज करनी है। तो जैसे जैसे डेप्थ कम होगी, देखो वेवलेंथ की जो मोशन है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है ना, तो ये एक्चुअली ऊपर को जाने लगता है, फ्रीक्वेंसी जल्दी जंप मारने लगती है पानी। तो अल्टीमेटली आपके सामने अचानक 35-35 फुट बड़ी पानी की दीवार खड़ी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अगर आपको एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे बनेगी। पहले आप ये बताओ कि आप अगर बीच एरिया पे हो, ठीक है, आपके पास कोई डिवाइस कुछ नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सुनामी आने वाली, अर्थक्वेक आपको महसूस नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि सुनामी आने वाली है? एज अ लेमैन आपसे पूछा जाए सर पेपर में। वेव्स धीरे धीरे कोस्टल एरिया के ऊपर आती हैं, ज्यादा ऊपर आने लग जाती है। वो तो जब आएंगी तब तुम्हें भी साथ में भाग के ले जाएंगी, वो तो बहुत तेजी से आएगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा? सर एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर नहीं होता, एनिमल बिहेवियर तो और भी बहुत चीजों से बदल सकता है, और एनिमल बिहेवियर को हम कितनी बार नोटिस करते हैं। सबसे बड़ा जो इंसिडेंट दिखता है, तो मैं एक्चुअली 5 मिनट पहले समुद्र वार्निंग दे देता है कि सुनामी आने वाली है।
होता क्या है, जो आपके बीच का एरिया होता है कि लेट्स सपोज यहाँ तक पहले पानी आ रहा था, यहाँ आपके पूरा ये पानी का एरिया था, ठीक है, ये समुंदर थी, और यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ तक लहरें आ रही थी, थोड़ी सी पीछे जाती थी, आगे आती थी, पीछे जाती थी। जब भी सुनामी आती है, आप देखो सुनामी आने से पहले गैप क्रिएट हुआ था ना, गैप का पानी कहाँ से आएगा, सारे समुद्र को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस गैप के लिए। एक बार क्या होता है, सडनली बिकॉज वो गैप बना है, ये समुद्र का पानी ना अचानक ही लाइन बहुत ही पीछे चली गई। आपको जितना पानी के अंडर का एरिया नहीं भी दिख रहा, वो दिखने लगेगा। उस टाइम से 5 मिनट गिनने शुरू कर दो और भाग लो उनकी डायरेक्शन, क्योंकि सुनामी आने वाली है। ठीक है, हाई टाइड इतना बड़ा फर्क अचानक नहीं लेके आती, ये सडन है। हाई टाइड होता है इतना गया, फिर इतना गया, इतना गया, ये घंटों में होता है हाई टाइड। सुनामी सडनली करके दिखाती है, और अचानक आपको सारा एरिया दिखने लग जाएगा, मतलब सी शेल्स भी, सी शेल्स, जानवर ही जानवर, वो सारे भरे पड़े हैं, बहुत ही पीछे चला जाता है पानी। वो क्लियरली जो पहले एरिया दिख नहीं रहा था। और लोग क्या करते हैं, जब देखो इंडिया में पहली बारी सुनामी 2004 में, मतलब रिकॉर्डेड सुनामी 2004 में पहली बारी आ रही, तो 2004 में लोग जो बीच पे घूम रहे थे वो अचानक बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जैसे ही पानी पीछे हटा, शेल्स ही शेल्स भरे हुए दिख रहे, लोग भाग के शेल्स कलेक्ट करने लगे, क्योंकि इस चीज की इंफॉर्मेशन कभी थी नहीं कि पहले पानी पीछे जाता है, फिर पानी अचानक भाग के वापस आएगा और वो शहरों के अंदर भी घुसेगा। तो शहर पूरा, कोस्टल जो टाउन होता है पूरा फ्लड कर जाता है, क्योंकि 35 फुट की लहर अंदर तक आनी है। तो जितना ऊंचा एरिया पे जा सकते हो, तो आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तुम समुद्र के तट पे खड़े हो, अचानक तुम देखते हो कि पानी पीछे जाने लगता है और काफी जो अंडर वाटर एरिया था अब वो क्लियरली दिखने लगा। ये कौन से इंसिडेंट्स की तरफ पॉइंट आउट करता है कि क्या होने वाला, तो उसका आंसर होगा कि सुनामी आने वाला। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, एक एक्सपीरियंस से दूसरा एक्सपीरियंस जोड़ देता है। ठीक है, किसी को डाउट, किसी को ऑनलाइन डाउट हो अभी तक किसी भी करंट अफेयर में? ठीक है, तो इसी के चलते हुए देखो 2004 में ना इंडिया में एक्चुअली डेथ्स बहुत ज्यादा हुई सुनामी के चलते हुए, बिकॉज हमने कभी सोचा ही नहीं था इंडिया में कोई सुनामी आ सकती है। हमारे आसपास समुंदर में कोई टेक्टोनिक प्लेट बिल्कुल पास नहीं पड़ती, हमारे यहाँ म्यांमार के ऑनवर्ड ही इंडोनेशिया इधर को प्लेट्स पड़ जाती है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती, तो हमने कभी सुनामी सोची नहीं। तो प्लेट इंडोनेशिया के साइड पड़ती है, आप अपना टेक्टोनिक मैप देखोगे एटलस में, उसमें देखोगे कि इंडोनेशिया के पास वहां पे प्लेट टूटी हुई है। तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि अगर वहां पे कभी अर्थक्वेक बहुत बड़े साइज के आते हैं तो हमारे यहाँ तक भी तबाही पहुंच सकती है। फिर हमारे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये जो हमारा सेंटर है, ये पहले लोकेटेड कहाँ पे, ये सेंटर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है, हैदराबाद, आपको ये नगर नगर याद करने की जरूरत नहीं, हैदराबाद में लोकेटेड है। ठीक है, ये बस दो इन्फॉर्मेशन याद रखना, और इसका जो काम है वो मैंने आपको बताया, बेस्ट पॉसिबल ओशन इन्फॉर्मेशन देना, एडवाइजरी सर्विसेज, सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज और साइंटिफिक कम्युनिटी, उन्हें साइंस ऑब्जर्वेशन में, ओशन ऑब्जर्वेशन में मदद करें। इसके चलते हुए हमने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरे इंडियन ओशन में बिठाया। सिर्फ हमारे लिए नहीं काम करेगा, इंडियन ओशन की जितनी कंट्रीज हैं सबके लिए काम करता है। अब सुनामी आने से ऑलमोस्ट 10 से 20 मिनट पहले, मतलब अर्थक्वेक आने के बाद ऑब्वियसली तभी सुनामी का असर शुरू होता है, और सुनामी आने से 10 से 20 मिनट पहले आपकी वार्निंग जारी की जा सकती है कि सुनामी आने वाली। तो 20 मिनट का टाइम जान बचाने के लिए काफी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया। अभी कितना इफेक्टिव है, कैसे काम करता है, ये तो उसी दिन पता चलेगा जिस दिन सुनामी आएगी।
पर हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट करता है, हमारा अपना सिस्टम है, तो हम किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करते। ठीक है, हमने 17 इसके लिए सेस्मिक स्टेशन बनाए हुए हैं। 10 स्टेशन हम बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भी यूज करते हैं। 300 इंटरनेशनल स्टेशन का भी हम डेटा यूज करते हैं और उससे हम ये पूरा का पूरा सिस्टम चलाते हैं। इफेक्टिवनेस बाद में टेस्ट होगी। तो यहां तक कोई डाउट किसी को भी नहीं? अगला करंट अफेयर आपकी फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बारे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज। देखो आपके एक तरह से ना ये कार्टेल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कार्टेल ही लगा लो। कार्टेल होते क्या है? देखो कार्टेल उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो इंटेंशनली मतलब अपनी मर्जी से पीछे से चीजों की सप्लाई कंट्रोल रखते हैं, आपस में हमेशा बात करके सप्लाई कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल रहेगी तो प्राइसेस क्या रहेंगे? हाई। क्योंकि अगर आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, जो एक्चुअली फ्री मार्केट में होना चाहिए, फ्री कंपटीशन, तो हर कोई लोएस्ट प्राइस देने की कोशिश करेगा। पर अगर तुम कार्टेल बना दो, अगर तुम सब मिल जाओ, मतलब लेट्स सपोज तुम सारे ही प्रोड्यूसर हो, तुम सारे डिसाइड करने लग जाओ कि हम इतनी क्वांटिटी बनाएंगे तब हमें इतना प्राइस, तो अपने आप तुम प्राइसेस हाई रखो। कंट्री मतलब मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बना। स्टार्ट 13 देशों ने, सॉरी अब 13 देशों का है, ओरिजिनली ये सिर्फ 5 देशों ने शुरू किया था, अब इसमें टोटल 13 देश इसके मेंबर्स हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है, देखो ज्यादातर ये कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज, पर इसका हेड क्वार्टर एशिया में नहीं। कहाँ पे है? यूरोप, वियना, ऑस्ट्रिया में। ये चीज याद रखना, पीसीएस जैसे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका मतलब अगर हम अभी कंट्री सब कुछ याद करेंगे तो कई बार क्वेश्चन वाली चीज क्या आती है, क्वेश्चन लेट्स सपोज आपको हेडक्वार्टर नहीं पता था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम सोच के चलोगे कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, सऊदी अरेबिया किसी जैसे देश नहीं होगा, पर इन्होंने यूरोप जाके बनाया। यूरोप में बनाने का रीजन ये है कि जो इनके सबसे बड़े सेलर है, मतलब जिस टाइम पे बन रहा था सबसे बड़े जो इनके सेलर्स थे वो वेस्टर्न कंट्रीज ही थे, तो उनके साथ नेगोशिएशन करनी आसान हो जाए, उनके मार्केट ट्रेंड्स पढ़ने आसान हो जाए, तो इन्होंने हेडक्वार्टर ही वहां पे बनाया। ठीक है? तो ये जो ओपेक के 13 देश हैं, ये दुनिया के 44% ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे, और दुनिया का 81% जो रिजर्व है, जो तेल का रिजर्व है, वो इनके पास पड़ा है। तो आने वाले टाइम पे भी यही सबसे बड़े रहने वाले हैं। अब ये कंट्रीज है कौन सी, ये दिखे सबके नाम। आपने जो आज काम करना है, वर्ल्ड मैप पे ये सारी कंट्रीज को मैप आउट करके वो स्टिक डायग्राम की फॉर्म में लिख के रख लेना। ठीक है, अभी करोगे एटलस खोल के, ये जितनी कंट्रीज हैं इन्हें आपने मैप आउट करो। ठीक है, किसी की लोकेशन नहीं पता चलती तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताता हूँ। इसे पूरी दुनिया में मैप आउट करके रखना है, और एक लिस्ट बनानी है कितनी एशिया में पड़ती हैं, कितनी अफ्रीका में पड़ती हैं, और कितनी साउथ अमेरिका में पड़ती है। 3 ही जगह पे इनके, और 3 ही कॉन्टिनेंट्स में सारे कवर्ड है। तो एक ये लिस्ट, इन्हें ऐसे फिल्टर आउट करो, और उसके बाद हर कॉन्टिनेंट के अंदर इनकी कैसे लोकेशन है वो लिखो। क्लियर है? कोई करंट अफेयर में और डाउट? ये काम भी समझ आ गया? अभी क्या करना है? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को डाउट हो, क्या काम करना है? जिनके पास अभी एटलस नहीं है वो कोई बात नहीं, पर बाकियों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
बाकी ये सारा अभी काम करेंगे। किसी को किसी करंट अफेयर में डाउट? सर अंडर वाटर लैंडस्लाइड क्या होता है? अंडर वाटर भी लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। अंडर वाटर सारी वो चीजें होती है जो अर्थ के ऊपर भी होती है, क्योंकि अंडर वाटर भी पहाड़ है, वहां पे भी लैंडस्लाइड्स होती है। पर लैंडस्लाइड्स में कभी इतनी बड़ी पावर नहीं होती कि वो अर्थ को हिला के रख दे, जिससे सुनामी जनरेट हो। सुनामी जनरेट करने के लिए टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट जरूरी है, वो लैंडस्लाइड में पावर नहीं है, ठीक है। सर लास्ट टाइम इंडोनेशिया का रीजन था वो कि अंडर वाटर लैंडस्लाइड। नहीं नहीं नहीं, लास्ट टाइम इंडोनेशिया में तो अर्थक्वेक आया है। इंडोनेशिया तो वो जो मेन उसके सुमात्रा जैसे आइलैंड है, वो तो उनके बीच एरिया जो बुरी तरह फ्लड किए हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स अर्थक्वेक के कारण हुई है, सुनामी भी अर्थक्वेक के कारण आई थी, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से मतलब रीजन एक है, पर लैंडस्लाइड कारण वो नहीं हुआ था, अर्थक्वेक मेन रीजन था उसके ओके सर। पीछे, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। किसी और को भी डाउट तो नहीं?